नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आज हमारी मौजूदगी वहां है जहां पे इंसान थक हार कर अंतिम जगह पहुंचता है, यानी कि न्यायालय। न्यायालय में हम क्यों आए हैं? कारण यह है कि एक ऐसा व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद है जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, लेकिन फिर भी बहला फुसला के कुछ लोगों ने उसकी जमीन को बैनामा करा दिया। और मजेदार बात यह है कि इसमें जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उसके पिता अचार वाले बाबा के नाम से मशहूर। पिता अचार बनाने में व्यस्त है, लेकिन उसका पुत्र कदाचार में लिप्त है। और ये जो शख्स है जिसका नाम अजय चौहान बताया जा रहा है, ये इसका कोई पहला मामला नहीं है। और कहीं ना कहीं जो लोकल थाना है, या तो उसका संरक्षण कह लीजिए, कि कई एफआईआर दर्ज होने के बाद आज भी ये व्यक्ति कोर्ट से एक ऑर्डर लेकर आराम से बाजार में घूम रहा है और गरीब मजलूम लोगों को अपना निशाना बना रहा है। जो व्यक्ति हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी उनसे थोड़ा सा जानते हैं। बाकी जो इनके वकील हैं उनसे हम जानेंगे कि पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नंदलाल। नंदलाल नाम है आपका? हाँ, नंदलाल। कैसे जमीन बैनामा कराया इन्होंने? क्या बोल के लेकर गए थे कचहरी आप? हमने गुलहरिया बाजार दवा ले रहा था, उसके बाद वहीं पे हमारा नंबर वो धीरे से निकाल लिए, हमको मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद हमको फ़ोन किए। मैं बोला मैं मोगलाहा में झाड़ू मारता हूँ, 200 रुपया पाता हूँ। उसके बाद बोले ठीक है, मैं तुमसे भेंट करेगा। तो हमसे फिर 3-4 दिन के बाद वो भेंट किए, बोले है आओ बाहर। मैं बाहर गया तो हमको कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद वहीं पे वो हमको लिया कर चले गए, लिया के आए हमको काली मंदिर के पास। वहीं पर हमसे साइन वाइन करवा लिए हैं, बोले तुम्हारा मकान आ जाएगा और ये विधवा अपाही वाला पेंसिल आ जाएगा। उसके बाद हमको तब वहाँ लिखवा लिए हैं। लिखवाने के बाद हमको कचहरी लेके आए हैं। कचहरी तब लेके आए हैं तो बोले तुम अब यहाँ पर ज़्यादा बोलेगा तो तुमको जान से मार दूंगा, तुम्हारे घर वालन के भी मार दूंगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप थाने भी गए थे, लेकिन थाने से आपको कोई राहत नहीं मिली है? नहीं, कुछ मिला राहत नहीं मिली है। नहीं हमको, और वो लोग उल्टा ही धमकी दे रहे हैं। सिपाही के सामने वो लोग खुद बोले 13 लाख का मतलब कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं तुमको हम बिक्खो बेच के अपना मैं दवा करवाया हूँ, पुलिस वालन के सामने। अब मतलब वही आपका इलाज चल रहा है? अभी मेरा इलाज अभी बंद है, चल रहा था, अभी 3-4 महीना से दवा बंद है। ये आपके पति हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? उर्मिला। थाने पे जाके आपने एक प्रार्थना पत्र दिया था, तो उसके बाद क्या हुआ? ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपसे जो है कुछ कागज वगैरह मांगे गए, आप लोग नहीं दे पाए, इस नाते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, कोनो कार्रवाई नहीं। पुलिस का सहयोग था वहाँ पे आपका? वहाँ पर पुलिस वाले खुद हमको बुलाए थे, मैं गया। उसके बाद पुलिस वालन के सामने वो लोग खुद बात कर रहे थे। वो लोग ये पकड़ना चाहिए, बंद करना चाहिए, मगर उनको कुर्सी पर बैठाए हुए थे? हाँ। और आपको? नहीं, मैं भी मेज पर बैठा हुआ था, कुर्सी पर बैठे हुए थे। हाँ। उसके बाद वो लोग वहीं पे हड़तूच किए सब कुछ का। उसके बाद पुलिस वाले कुछ नहीं बोले, फिर चले गए। उसके बाद बोल रहे हैं सोमवार के आओ। सोमवार के बाद अभी बुलाए हैं कल कस की बारिश हो रहा था, हमने नहीं आ पाया। तो उसके बाद बोल रहे हैं तुम्हारा खेत चाहिए कि नहीं? नहीं चाह रहे है, तुम लोग नहीं चाह रहे हो आने के लिए, तो कैसे मिलेगा खेत? ये बताए हमको। जब कुछ जानकारी नहीं तो मैं कैसे बारिश में भीगते चला आऊँगा? अभी जो इनकी पीड़ा हुई वहां से नहीं हुआ, तो ये मजबूरन कोर्ट में आए। कोर्ट से जो है मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, साथ ही जो जिम्मेदार हैं, जो इसमें भागीदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की। लेकिन एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं, इसमें जो जिस शख्स का नाम आ रहा है अजय चौहान, अजय चौहान का मुख्यतः एक गैंग बना के जो है काम करता है। और ये शख्स ऐसे ही लोगों को अपना टारगेट बनाता है जो कि मंदबुद्धि होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं। हमारे साथ उनके वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद मोहिउद्दीन, और मैं सेकंड जनरेशन हूँ इस प्रोफेशन में। मेरे फादर भी लॉयर रहे। एट लास्ट ईयर जो है उनका देहांत हो गया। उसके बाद जो है सारा काम मैं ही देख रहा हूँ। और मैं अपनी एक संस्था भी चलाता हूँ जो इस तरह के जो है मजलूम लोगों के साथ जो है जो इंसाफ नहीं मिल पाता, उनका सहायता भी मेरी संस्था चलती है। तो मेरे पास 2 तारीख को 2 सितंबर को
इनके साले का जो है राजेश निषाद का मेरे पास फ़ोन आता है रात में, महाराजगंज जो रहते हैं, गुगली उनका निवास स्थान है। उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है और मेरे बहनोई के साथ ऐसे हुआ है। मैं कहा तुम कहाँ हो अभी? उससे जब पूछा मैंने है वो कहाँ पे, तो कह रहा भैया मैं घर पे हूँ। तो उसने बोला कि मैं एक काम करो, तुम अपने बहनोई को लेकर के मेरे पास आ जाओ ऑफिस में ही। और मेरा ऑफिस जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो रेजिडेंशियल ऑफिस है वो मेरा शाहपुर में ही है, जेल रोड तिराहे पे। वहाँ में ये दोनों लोग आए तो मुझे पूरी बात बताई। तो मैंने फिर पेपर भी देखा तो इनका जो ये ट्रैक रिपोर्ट निकाले जो बैनामे वाली, तो उस ट्रैक रिपोर्ट को देखने के बाद फिर मैंने बोला कि ये देखो ये गलत है। इसमें पहले सबसे पहला काम तो इनका जो है जो बैनामा हुआ है उसको दाखिल खारिज से रोकना होगा, उसके आपत्ति लगानी होगी। मैंने तुरंत एप्लीकेशन बनाया, आपत्ति लगा दी नेक्स्ट डे। उसके बाद मैंने कहा इस पर एक मनसूखी का दावा दाखिल करो, और उसके बाद इन सबों के खिलाफ जो है 419, 20, 67, में जो है इनको एक उसमें मुकदमा पंजीकृत कराओ, क्योंकि थाने पे जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, थाने वाले सुनेंगे है नहीं। उसके बाद थाने पे मैंने एक दरख्वास्त बना के भेजी भी उस पर, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं 8 सितंबर 2025 को इनका एक पिटीशन मैंने दाखिल कर दिया 156(3) के तहत 173/4 BNSS के उसके अकॉर्डिंग इनके जो है दाखिल कर दिया। और उस पर अभी आज की डेट में उसमें था कि जो है आज 19/9 में जो है डेट था कि उस पर रिपोर्ट आ जाएगी थाने से कि उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक उस पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, वो रिपोर्ट भी नहीं आई है। तो नेक्स्ट डेट के लिए जो है अब अभी 1 घंटे बाद मुझे मालूम जाएगा उसके बाद। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जितनी जमीन का इनका बैनामा हुआ है उतना इनके हिस्से में है ही नहीं। इनका जो इनके जो है जो 1/5 का इनको हिस्सा मिला था, करीब 27 से 28 डिसमिल इनको हिस्से में मिली थी, तो जो इनकी पुश्तैनी इनके पिता के उस पे से, तो उसमें 5 हिस्से में हुआ था। 4 भाइयों का ये हुआ था और इनके माँ का भी एक हिस्सा मिला था, तो 27-28 डिसमिल उसमें भी हुआ था। लेकिन बीच में ही अभी एक लास्ट ईयर जो है इनकी माता का जो है देहांत भी हो गया। उसके बाद जब इनकी माता जी का देहांत हो गया तो उसके बाद अभी उनके जो उनके हिस्से में प्रॉपर्टी थी, चारों भाइयों में अभी डिस्प्यूट नहीं हुई है, मतलब उनको चढ़ा नहीं है अभी। उसके बाद खानगी बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके भी हिस्से की जो जमीन इनके हाथ में वो हिस्से में आएगी 7 से 8 जिसमें जो भी आएगी, उसका भी इनको इंक्लूड करके जो कि इनके नाम पे है भी नहीं, उसको भी जुड़वा करके उसकी भी मतलब टोटल कितनी जमीन रजिस्ट्री हुई है? टोटल करीब 33 से 34 33 से 34 डिसमिल। तो बहुत ज्यादा वो बता नहीं पा रहे हैं, तो कितना पैसा बता रहे हैं कि जो है इनको मिला है? इनको तो बताया गया है कि 17 लाख रुपया दिया गया है, लेकिन जो है एक्चुअल में जो है इनको 1 रुपया भी नहीं मिले हैं, ना ही अकाउंट ट्रांजैक्शन है, ना कैश दिया गया है। और एक इन्होंने फैक्ट दिखा रहा कि मैंने इनको अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया, इनका अकाउंट स्टेटमेंट भी मंगाया, उसमें 1 रुपया का भी ट्रांजैक्शन नहीं। अकाउंट स्टेटमेंट है आपके पास? हाँ है, अकाउंट स्टेटमेंट इनका है। तो क्या लगता है न्याय दिला पाएंगे आप? बेशक न्याय के मंदिर में आएंगे? एकदम न्याय दिलाऊंगा इनको। कब तक? अब अंतिम सांस तक या न्याय मिलने तक? न्याय मिलने तक। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो गोरखपुर में जो मामला प्रकाश में आ रहा है, आपको बताते चले कि बीते दिनों पिपराइच में एक युवक की हत्या हुई। आरोप लगा पुलिस की अवैध वसूली का, लेकिन क्या गुलहरिया क्षेत्र में इतने समय से अजय चौहान इस तरीके से सक्रिय है, और क्या पुलिस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है, या पुलिस विभाग का वाकई संरक्षण है जिसकी वजह से अजय चौहान लगातार इस तरीके के काम कर रहा है? आपको यह भी बताते चलें कि हमारे सूत्र यह भी बताते हैं कि इसमें एक विधायक के स्टैंप का भी इस्तेमाल हुआ है। अब वो विधायक कौन है ये तो जब स्टैंप सामने आएगा तब होगा, लेकिन जो ये अचार वाले बाबा अपने आप को वाकई बहुत ईमानदार बताते हैं, अपने घर में इस तरीके के लड़के को उन्होंने अभी तक पनाह दी हुई है, और अभी तक उनकी तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है कि उनका ऐसे लड़के से कोई संबंध नहीं है, या कहीं ना कहीं उन जो भी ये चीजें वारदात होती हैं उनके लेटर पैड का ही इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों को वाकई समाज में रहने का हक है, और यदि जिम्मेदार लोग ही इस तरीके के धंधे में शामिल होंगे तो फिर न्याय कहां से मिलेगा? सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि क्या गुलहरिया थाने में वाकई अजय चौहान के बारे में लेकर कोई जानकारी नहीं है, या फिर जिम्मेदार इस पर पर्दा डाल रहे हैं, और या फिर कोई बड़ी घटना होने के बाद ही क्यों आखिर प्रशासन की आंखें खुलती हैं? कहने के लिए हर महीने 2 बार थाना समाधान दिवस लगता है, 2 बार तहसील दिवस लगता है, पीड़ित जाते हैं लेकिन सिर्फ कागजों का अंबार लगता है, न्याय नहीं मिलता है। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की